भाई मथुरा काशी हमें दे दें, फिर हम किसी मुसलमान से किसी चीज पे दावा नहीं करेंगे। जैसे ये इनके बाप की प्रॉपर्टी थी। बात ये ऐसे करते थे 95 करोड़ सनातनी हिंदुओं के बिहाफ पे कि आप ये दे दें, बाकी हम अपने 32,000 मंदिर छोड़ देंगे। यानी 32,000 मंदिर हमारे पूर्वजों के आस्था के केंद्र थे। उन आस्था के केंद्र पे कुछ स्वार्थी मक्कार नेताओं और संगठन को यह लगता था कि बस मुसलमान ये 2-3 छोड़ दें तो बाकी हम छोड़ देंगे, जैसे इनके नाम प्रॉपर्टी थी। लेकिन मुझे खुशी है कि विष्णु शंकर जैन साहब ने इस मुद्दे की जो जड़ थी उस पर हमला किया और कहा कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये जो बना और उसमें कैसे भारत की संसद को ये ताकत मिली और किसके बिहाफ पे भारत की संसद ने ये फैसला कर लिया कि जो हजारों साल पुराने अनादिकाल से मंदिर जो हिंदुओं से और सनातनियों के थे, उसको उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को जो उनका स्टेटस है या नहीं, इस बीच में आताताइयों ने जो हमारे मंदिर तोड़ करके उसमें मस्जिदें बनाई, कब्रें बनाई और उसको इस तरीके से कर दिया कि आप वहां जाएं तो आपको ये लगे कि आपके पूर्वज कितने कमजोर थे। उन लोगों के ऊपर कुछ लोग समझौता कर रहे हैं और इसी को संसद में पास कर दिया गया। और जब संसद में पास हुआ तो बहुत सारे लोगों के मुंह पे चुप्पी लगी हुई थी, क्योंकि उनको लगता था कि अयोध्या के मामले से सरकार बन सकती है, बाकी मुद्दों का हमें क्या लेना देना है। तो बहुत सारी जड़ों में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अपने लोग ही बिके हुए हैं। और उन्हीं बिके हुए लोगों में से एक साहब जो है, 2-3 दिन पहले जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा तो उन्होंने बड़ी जोर से चिल्ला के जज साहब से कहा, क्योंकि उनको लगता है कि वो मंत्री रह चुके हैं, उनको अपने बारे में बहुत बदख्याली है कि वो देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री भी हैं। ये झूठ उन्होंने बोला, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे साथी युवा विष्णु शंकर जैन ने उनके झूठ को पब्लिकली कहा और जज साहब से कहा कि इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मामले में देश में पहली पिटीशन मेरी थी और मैं इसका ओरिजिनल पिटिशनर हूं। तब वो चुप हुए। लेकिन ये तो बात मैंने इसलिए बताई कि ये काम सब हो रहे हैं। जैसे आप जानते हैं ज्ञानव्यापी के मामले में भी कुछ तथाकथित हिंदूवादी वहां पहुंचे और कुछ लोगों ने इस कोर्ट में जब वहां बनारस में सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट की सुनवाई खत्म होने के बाद कुछ इस तरीके की कोशिश की कि जैसे विष्णु शंकर पे हमला करने की कोशिश की, हाथ वाथ पकड़ा। मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार का कि जो लोग बिके हुए हैं जिहादियों के हाथों, सरकार ने विष्णु शंकर जैन साहब को यह ध्यान में रखते हुए कि कोर्ट में उन पे हमला हुआ है और उसमें कुछ तथाकथित हिंदूवादी शामिल थे, उसके बाद सुरक्षा दी। और ऐसे लोगों को सुरक्षा इसलिए मिलनी चाहिए कि ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स, किसी एजेंडे के तहत नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। तो हम आज बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में विष्णु शंकर जैन साहब ने 8 जून 2020 को जो इसमें पिटीशन दी थी उस पर सुनवाई शुरू हो गई है और शायद डेट तय करती है। तो विष्णु शंकर जैन साहब, कोर्ट में क्या हुआ और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आपका क्या कहना है? और जो दूसरे लोग थे वो बार बार 2-3 की मांग कर रहे थे, आपने 1-2-3 नहीं, आपने कहा है सनातन का एक मंदिर वो हमारा अपना है और वो जीते जागते हमारे महापुरुष हैं। मैं चाहता हूं कि आप पूरी बातचीत अपनी रखें। विष्णु शंकर जैन साहब। धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। और मैं माननीय पुष्पेंद्र कुलशेखर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने मुझे अपने चैनल पे ये न्योता दिया कि मैं आज अपनी बात रख सकूं। और जो प्लेस है तो लोगों के सामने ये बात चाहता हूं कि विष्णु भाई थोड़ा ऑडियो आपका प्रॉब्लम कर रहा है। विष्णु भाई थोड़ा ऑडियो आपका प्रॉब्लम कर रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है बहुत क्लीन। शायद नेट की कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेरा ख्याल है आपका फ्रीज कर रहा है फेस। हेलो सर, अब क्लियर आ रही है आवाज? नहीं आ रही? हाँ, अब आवाज ठीक आ रही है, आवाज ठीक है। सर मेरा ये कहना है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे हमारी पोजीशन है, हमारे इसमें 2 तरह के पहलू के आर्गुमेंट्स है और दोनों आर्गुमेंट्स लोग ऐसा कहते हैं कि ये दोनों आर्गुमेंट सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है
पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को एनालाइज करें कि ये आर्गुमेंट सेल्फ कंट्राडिक्टरी नहीं है। कारण क्या है, मैं वो बात बताना चाहता हूँ। पहला सबमिशन ये है और पहला लिम्ब ऑफ आर्गुमेंट ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, क्योंकि उसने ये बात कही है कि 15 अगस्त 1947 की जो धार्मिक स्वरूप है वो वैसा ही रहेगा। तो आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म और सारे सनातनी भाई बहनों की तरफ से हमने जो पिटीशन डाली है, हमने कहा है कि ये जो आपने कट ऑफ डेट दी है 15 अगस्त 1947 की, ये असंवैधानिक। अब दूसरा लिम्ब ऑफ सबमिशन हमारा ये है, जो दूसरा आर्गुमेंट है वो ये है कि अगर मान भी लिया जाए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्योंकि सर सवाल बहुत बड़ा है और मेरी बात को थोड़ा इसको एक बार अप्रिशिएट करने की लोग कोशिश करें। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जब तक मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कराऊंगा तब तक क्या मैं बैठा रहूं, कोई सूट ना फाइल करूं, कोई एविडेंस ना लीड करूं? पिछले 30 साल से बनारस का सिविल सूट इसी डिस्प्यूट में पड़ा हुआ है कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो हमने इसमें रिसर्च की, हमने इस मुद्दे पे अध्ययन किया और अध्ययन करके ये पाया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 जो शब्द यूज करता है वो है धार्मिक स्वरूप। मतलब 15 अगस्त 1947 को जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप है वो वैसा ही रहेगा। तो हमारा दूसरा लिम्ब ऑफ सबमिशन, जैसे एक आदमी के बहुत सारे स्टेजेस ऑफ सबमिशन होते हैं, तो हमारा दूसरा लिम्ब ऑफ सबमिशन ये है कि 15 अगस्त 1947 का धार्मिक स्वरूप ही तय कर लिया जाए। उसके आधार पे ही काशी और मथुरा का केस एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को काशी और मथुरा का जो धार्मिक स्वरूप था वो हिंदू मंदिर का था। और धार्मिक स्वरूप तय करने के पैमाने क्या होंगे? धार्मिक स्वरूप तय करने का सबसे पहला पैमाना और मापदंड ये होगा कि वहां पे पहले मंदिर था कि नहीं था, और पहले कौन आया। अगर आज किसी प्रॉपर्टी में पहले मेरा कब्जा है और उसमें आपने आके उस प्रॉपर्टी को तोड़ के जबरन उस पर कब्जा करके नमाज पढ़ ली, तो उससे धार्मिक स्वरूप नहीं खत्म हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड लिम्ब ऑफ सबमिशन। सर आई होप आई एम क्लियर। तो यस आ रही आवाज, आ रही सर, आवाज आ रही, क्लियर आ रही? जी आ रही। तो ये हमारा सेकेंड लिम्ब ऑफ सबमिशन है कि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्वरूप जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिंदा है तब तक इन सिविल सूट के माध्यम से तय हो। अब आज लोग मुझसे कहते हैं कि आप कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। कंट्राडिक्टरी बात नहीं है। सबसे पहला आर्गुमेंट और सबसे बेस्ट आर्गुमेंट ये है कि 15 अगस्त 1947 की जो स्थिति बहाल करने का ऑर्डर है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 वो असंवैधानिक है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को तो हमें आजादी मिली थी। आजादी के बाद तो मौका मिला था कि जो हमारे धर्मस्थल खो गए हैं उसको हम रेस्टोर कर सकें। तो जो सबसे बेस्ट पीस ऑफ आर्गुमेंट है वो हमने सुप्रीम कोर्ट में रेज किया है बाय चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और जो दूसरे लिम्ब ऑफ सबमिशंस हैं उसके तहत अपने लीगल इंटरप्रिटेशन के जरिए हमने बात रखी है कि जो काशी है, मथुरा है, भोजशाला है, कुतुब मीनार है, टीले वाली मस्जिद है, ऐसी हजारों मंदिर है, जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिंदा है अगर उसका कोई लीगल इंटरप्रिटेशन भी कर ले तब भी वो उससे एग्जेम्प्टेड। ये दूसरा लिम्ब ऑफ सबमिशन। और जो मैं आपके सामने आज व्यू रख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये व्यू इट हैज नॉट फाउंड फेवर विद द जुडिशियल ऑफिसर्स। जो मैं आज आपके सामने व्यू रख रहा हूं, यही व्यू जुडिशियल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जज बनारस के सिविल कोर्ट में सिविल केस में ले चुके हैं 1997 में, जिसके अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष इस समय रिवीजन में हाई कोर्ट के सामने। और यही व्यू सुप्रीम कोर्ट में जब हमारी ज्ञान व्यापी के केस की हियरिंग चल रही थी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये एक अग्यारी और चर्च का एग्जाम्पल देके कहा था कि धार्मिक स्वरूप तय करना जरूरी है। ये सारी डिबेट, ये सारे डिस्कशंस उन मापदंडों को लेके हो रहे हैं जब हम ये मान के चल रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज देयर। अब सुप्रीम कोर्ट में जो हमने नई डिबेट छेड़ी है और जो हमारा बेस्ट पीस ऑफ आर्गुमेंट है वो ये है
कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि 15 अगस्त 1947 का धार्मिक स्वरूप तय करना है, ये रिस्ट्रिक्शन ही गलत है। क्योंकि सर मैं इस बात को एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूं। सपोज करिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में नहीं आया हो, जरा एक मिनट